Hello everyone, welcome you all again. So we have up to till in the geotechnical series in the part number 1. We have gone through up to the origin of the soil. So if suppose आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो. वीडियो विल बी अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट. अब तक हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ द सॉइल देख ली है, कुछ डेफिनेशंस मतलब देखी थी एंड क्ले मिनरल्स के बारे में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है. तो अगर आप लोगों ने ये वाला नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आज का वीडियो मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा. इसके अलावा मतलब बात करें तो आज हम लोग मतलब शुरू करेंगे अपना सेशन. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन फॉर यू. सो यहाँ से मतलब काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. दैट इज़ द इंडेक्स प्रॉपर्टीज़. इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग सेक्शन में डिस्कस करेंगे. मेनली मतलब सेशन फोकस रहेगा ऑन दिस. तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ होती क्या है. तो कि सोइल को जब भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं या तो आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ अपने को यूज़फुल रहते हैं उस टाइम पे. अब सॉइल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ लाइक परमिएबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है या तो शियर स्ट्रेस है वगैरह वगैरह चीज़ें भी मतलब सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आएगी. सबसे पहले शुरुआत अगर करें तो सॉइल का मतलब इंडेक्स प्रॉपर्टी देखने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करें तो वी आर यूजिंग द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड दैट इज़ नोन एज द पार्टिकल साइज एनालिसिस. यहाँ से आपको काफ़ी सारी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है. दैट इज़ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो लेट्स सी कि मतलब क्या होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या तो क्यों होता है. तो बेसिकली वी नो दैट कि दो टाइप की सोइल रहती है. एक रहती है कोर्स ग्रेन, एक रहती है फाइन ग्रेन. ओके, तो हम लोग मतलब करते हैं सीव एनालिसिस. सीव एनालिसिस क्यों करते हैं तो कि जो भी मतलब कोर्स ग्रेन अपने पास सोइल रहती है उसके लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं सीव एनालिसिस. ओके, किस लिए तो कि मतलब कोर्स ग्रेन सोइल के लिए. आगे बात करें तो बेसिकली हम लोग एक वेट एनालिसिस भी करते हैं. आप लोगों को शायद मतलब ये चीज़ भी पढ़ाई गई होगी. तो कि वेट सीव एनालिसिस करते हैं. मैं एनालिसिस को मतलब अब यहाँ पर शॉर्ट में मतलब लिख रहा हूँ. ओके, चलो एनालिसिस करते हैं. अब ये कब सूटेबल है, जब मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फाइन पार्टिकल अवेलेबल हो, जब फाइन्स अवेलेबल हो उस टाइम पे मतलब हम लोग करते हैं. सेडिमेंटेशन एनालिसिस भी इसे कहा जाता है. यही सेम चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं तो कि मतलब सेडिमेंटेशन एनालिसिस. हो गया. तो ये मतलब कब करते हैं, जब अपने पास सॉइल पार्टिकल कैसे हो तो कि 75 माइक्रोन से मतलब कम साइज़ के मतलब फाइनर पार्टिकल हो उस टाइम पे हम लोग करते हैं. सेडिमेंटेशन एनालिसिस बेस्ड किसके है तो कि दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ. आप लोगों ने इसके बारे में भी शायद पढ़ाई होगा. स्टोक्स लॉ के बेस पे मतलब है. गेट के अंदर काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चंस रहते हैं. स्टोक्स लॉ के बेस पे काफ़ी बार पूछा भी गया है. स्टोक्स लॉ वैलिड कब है, जब मतलब जो अपने पार्टिकल्स की साइज़ है वो कितनी है 0.2 mm से लेके 0.2 mm यहाँ से लेके 0.2 माइक्रोन के बीच में मतलब पार्टिकल हो, उस टाइम पे मतलब हम लोग स्टोक्स लॉ यूज़ करते हैं. ये किसके बेसिस पे चलता है स्टोक्स लॉ, तो बेसिकली इट रन्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. आपको पता होगा इसके बारे में. टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है तो कि पार्टिकल के अपने खुद की मतलब स्पेसिफिक सरफेस के वजह से क्या होता है तो कि वो सेटल होते हैं, और जितनी जल्दी सेटल होते हैं वही वेलोसिटी के बेस पे हम लोग ये चीज़ को गिनते हैं. ओके, तो वी.एस मतलब कैसे गिनी जाती है तो बेसिकली इट इज़ 1/18 d² ब्रैकेट के अंदर आ जाता है गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई क्या आ जाता है म्यू. ओके, तो दैट इज़ द इक्वेशन. इक्वेशन आपको याद रखना है. काफ़ी सारी जगह पे इक्वेशन भी आपको पूछा जाता है. यही इक्वेशन दूसरा किस तरह से लिखा जाता है तो बेसिकली और करके मैं लिख रहा हूँ. दैट इज़ द वी.एस. वी.एस इज इक्वल टू क्या है जी डिवाइड बाई क्या है 18 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा s माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा d² डिवाइड बाई क्या आ जाएगा म्यू. ओके, म्यू क्या है तो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और ये ऊपर वाला म्यू है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. दिस म्यू इज़ द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड दिस म्यू इज़ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी.
ओके, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और गामा एस तो आपको पता ही होगा, यूनिट वेट ऑफ पार्टिकल है, डी इज़ द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। तो इसी के बेसिस पे स्टोक्स लॉ पूरा का पूरा चलता है। अप्रोक्सीमेट अगर बात की जाए तो स्टोक्स लॉ की अगर मतलब वी एस की अप्रोक्सीमेट बात करें तो वी एस इज़ अप्रोक्सीमेटली मतलब कितना होता है, सो दैट इज़ द 900 डी स्क्वायर। ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज़ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, अगर आपको कोई OMR वाली एग्जामिनेशन है जहाँ पर आप ऑप्शन दिए तो आप डायरेक्टली मतलब ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख के अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी पता लगा सकते हो। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते बट अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा आपको आंसर। आगे बात करते हैं अब कुछ मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले इसमें बात करेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। आप लोगों ने इसके बारे में मतलब पढ़ा ही होगा कि वेल ग्रेडेड मतलब सोइल रहती है, पुअरली ग्रेडेड रहती है, गैप ग्रेडेड रहती है, यूनिफॉर्म ग्रेडेड रहती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें मतलब पता किससे चलती है, तो कि वो सारी की सारी चीज़ें अपने को पता चलेंगी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। ओके, तो ये मतलब कर्व होता क्या है, सॉरी अबाउट दिस स्पेलिंग। तो ये कर्व होता क्या है या तो कैसा दिखता है, तो कि सबसे पहले तो कर्व किन दो चीज़ों के बीच में बनता है वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली लेट्स से इट कैन बी लुक लाइक दिस, सॉरी, सो लेट्स से दिस इज़ अवर कर्व। ये कुछ अपना मतलब कर्व है बराबर। ये क्या होता है, तो कि वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग लेते हैं परसेंटेज फाइनर। ओके, इसको मतलब दिखाते हैं कैसे, तो कि बेसिकली कैपिटल N से दिखाते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग लेंगे पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज को कैसे लेंगे, तो कि डी के फॉर्म में मतलब हम लोग लेते हैं, और ये क्या रहता है, पार्टिकल साइज। ओके, तो ये मतलब दिखता कैसे, इफ सपोज लेट्स से कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यूनिफॉर्म ग्रेडेड है, तो यूनिफॉर्म ग्रेडेड के लिए कैसा मतलब कर्व दिखेगा, तो द कर्व कैन बी सीन लाइक दिस। कुछ ऐसा कर्व आपको देख सकता है, दैट इज़ द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल। ओके, यही सेम चीज़ अगर आप गैप ग्रेडेड के लिए मतलब बनाओ तो गैप ग्रेडेड के लिए आपको कुछ ऐसा मतलब कर्व देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ फॉर द गैप ग्रेडेड। ओके, और वेल ग्रेडेड की अगर बात की जाए तो वेल ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड के बीच में मतलब माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो दिस कर्व कैन बी लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा मतलब कर्व आपको दिखेगा, एंड दिस इज़ नोन एज द वेल ग्रेडेड। तो इसी के बेसिस पे मतलब आपको एग्जाम में मतलब पिक्चर दे के भी मतलब पूछा जा सकता है। अब फॉर मोस्ट ऑफ द मतलब जो ग्रेड्स रहते हैं वो मतलब ग्रेन साइज कौन से हम लोग कंसिडर करते हैं, तो कि हम लोग एक D10 लेते हैं, एक लेते हैं D30 और एक लेते हैं D60। इसका रिलेशन, ये तीन चीज़ देख के आपको एक रिलेशन भी याद आ रहा होगा जिसके बारे में हम लोग आगे जस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये D10, D30 एंड D60 क्या है, तो कि लेट्स से कि मतलब D10 की अगर बात करते हैं कि D10 क्या है, तो कि बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस इज़ द वैल्यू एक्सप्रेस इन द mm के अंदर वैल्यू एक्सप्रेस की गई। इसका मीनिंग क्या होगा, तो कि 10% जितने मतलब पार्टिकल हैं, 10% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। ओके, मतलब कि 10% पार्टिकल कैसे है, तो कि फाइनर देन दिस साइज। सिमिलरली D30 के लिए 30%, D60 के लिए 60% आएगा। अब दो रिलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं D30 एंड D60 के बीच में। लेट्स से एक रिलेशन आपको देखने को मिलता है, लेट्स से फर्स्ट वन, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ अ यूनिफॉर्मिटी। ओके, जिसको दिखाता है किससे, तो कि CU के बेस पे मतलब दिखाते हैं, और एक्सप्रेस किस में होता है, तो कि D60 डिवाइड बाई क्या हो जाता है, D10। ओके, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ CU। सिमिलरली दूसरा मतलब कैसा आता है, तो कि दूसरा मतलब रिलेशन आता है, लेट्स से सेकंड रिलेशन, दैट इज़ नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ द कर्वेचर। उसको दिखाते कैसे, CC, और आता क्या है, तो कि CC इज इक्वल टू आ जाता है अपने पास D30 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाता है, डिवाइड बाई आ जाता है D60 इंटू D10। अब याद कैसे रखा जाए, तो कि जहाँ पर मतलब 2 C है, 1 और 2, वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर नीचे की ओर 60 और 10 2 आ जाएगा। जहाँ पर मतलब C और U दो चीज़ है, वहाँ पर सिर्फ ऊपर नीचे दो ही चीज़ मतलब आएगी। तो कुछ इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो।
अब इसकी वैल्यूज़ की आपको मतलब पूछी जाती है कि वैल्यू की रेंज मतलब अगर इससे इतने के बीच है तो क्या है, कैसी सोइल है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ज़रा देख लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं CU की, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी की। अगर इसकी रेंज है मतलब पार्टिकल साइज़ की जो रेंज रहती है वो मतलब देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली सपोज इट लाइज बिटवीन कितने के 1 और 1 से लेके 2 के बीच में अगर ये मतलब लाई करती है ओके CU की वैल्यू, तो ये क्या है तो कि मतलब ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड आपकी सोइल है, ऐसा आप बोल सकते हो। इसी की वैल्यू अगर मतलब क्या है तो कि ग्रेटर देन मतलब आपकी वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन आपकी 4 है ओके। सो इफ सपोज इट इज़ ग्रेटर देन 4 देन इट इज़ नोन एज द वेल ग्रेडेड। और यही वैल्यू अगर मतलब आपकी जो वेल ग्रेडेड ये क्या है, वेल ग्रेडेड ग्रावेल है ओके, ग्रावेल के लिए मतलब रहती है। और यही वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 6 हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, देन इट इज़ द वेल ग्रेडेड सैंड, बराबर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1 और 2 के बीच में अगर मतलब है तो मतलब यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, ऐसा आप मतलब बोल सकते हो। सिमिलरली मतलब CC की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है तो कि अगर वेल ग्रेडेड सोइल है, बराबर, वेल ग्रेडेड सोइल है तो उसके लिए मतलब वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी बिटवीन दी 1 to 3, इन दोनों के बीच में आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड आपके पास सोइल है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल के लिए क्या आएगा, CC की वैल्यू आएगी अपने पास नियरली इक्वल टू 1, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते बट नियर बाय अपने को 1 देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सो लेट्स से कि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी, या तो फिर आपको डेंसिटी इंडेक्स ऐसा आप मतलब बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी इंडेक्स। और काफ़ी सारी बुक के अंदर इसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। अब ये है क्या तो कि बेसिकली इट इज़ द ID डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ ID। अब होता क्या है तो कि मान लो कि एक सोइल और आपको एक सोइल को दूसरी जगह पे डंप किया गया है, या तो फिर मतलब एक सोइल में मतलब वॉइड्स इतने हैं, दूसरी सोइल में वॉइड्स इतने आएंगे, तो उसके बेसिस पे आपको कितनी रिलेटिव डेंसिटी मिलेगी दूसरी जगह पे। तो वो सारी चीज़ें ID के बेस पे हम लोग पता लगा सकते हैं ओके। ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो कि E मैक्सिमम माइनस E डिवाइड बाई क्या आ जाएगा तो कि E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या आ जाएगा 100। इट मीन्स कि ये किस में मिलेगा अपने को, परसेंटेज में देखने को मिलेगा। रेंज कहाँ से कहाँ सकती हो सकती है तो कि 0 से लेके ID की वैल्यू अपने को 100 के बीच में मतलब कहीं पर भी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर E मैक्सिमम क्या है तो कि मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो ऑफ द लूज स्टेट। E मिनिमम क्या है तो कि मिनिमम वॉइड रेशियो मतलब कि सबसे ज़्यादा डेंस स्टेट पे। और E क्या है तो कि नेचुरल वॉइड रेशियो, अगर नेचुरली पड़ी रही सोइल है तो उसमें जो वॉइड रेशियो रहेगा वो। अब इसी के बाद मतलब आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द ऑल जियोटेक, या तो पूरा का पूरा आप जो जियोटेक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो इसको बोलते हैं लिमिट्स ऑफ कंसिस्टेंसी, या तो इसको क्या कहा जाता है, दूसरा मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी सारी मतलब एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, जिसको बोला जाता है एटरबर्ग्स लिमिट्स। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मतलब इंक्लूड हो जाएगी तो कि इसके अंदर मोस्टली फाइन ग्रेन सॉइल हो तभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसको मतलब 4 स्टेज के अंदर डिवाइड किया जाता है। लेट्स से कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे अपने को देखने को मिलेगा लिक्विड लिमिट। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे अपने को देखने को मिलेगा प्लास्टिक लिमिट। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे अपने को देखने को मिलेगा सेमी सॉलिड। और लास्ट नंबर पे क्या आएगा, लास्ट नंबर पे अपने को देखने को मिलेगा सॉलिड। इसको मतलब स्टेट्स भी कहा जाता है, काफ़ी सारी बुक में लिमिट्स के फॉर्म में भी दिया गया है। अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है तो कि ये चारों की चारों मतलब चीज़ों के बेस पे मतलब जो लिमिट्स बनती है वो लिमिट्स अपने लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी बुक के अंदर आपको कुछ इस टाइप का एक ग्राफ भी मतलब देखने को मिलेगा फॉर द वेरियस थिंग्स, तो वो भी मैं यहाँ पर मतलब बना देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर।
सो इट कैन बी लुक लाइक दिस। कुछ ऐसा मतलब ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग बुक्स के अंदर आपको ग्राफ देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली इट कैन बी लुक लाइक दिस, लेट्स से दिस इज टच हियर एंड दिस टच हियर। सो बेसिकली कोई भी सॉइल होती है वो कैसी होती है, तो कि हियर इट इज़ द वॉल्यूम, ये क्या है तो कि वॉल्यूम है, एंड हियर इन दिस साइड इट इज़ द वेट। सो बेसिकली ये है क्या, तो कि यहाँ पर जो स्टेट रहता है उसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट, मतलब कि यहाँ पर लिक्विड जैसा भी ये होगा, और ये जो लिमिट रहती है उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। फिर क्या आता है, फिर सेकंड वाला स्टेट आता है, दैट इज़ नोन एज द प्लास्टिक स्टेट, और यहाँ पर जो लिमिट आती है उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। फिर अपने को एक देखने को मिलता है, दैट इज़ नोन एज द सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड के ऊपर क्या आता है, तो कि श्रिंकेज लिमिट अपने को देखने को मिलती है, और लास्ट वाला जो आता है वो क्या आता है, सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर मतलब सॉलिड स्टेट हो जाता है और दिस विल बी ज़ीरो। यू कैन सी दैट कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट में अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम क्या बोलते हैं वॉल्यूम मिलेगा, दैट इज़ अवर ड्राई वॉल्यूम। और जैसे जैसे मतलब हम लोग वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपने को अलग अलग लिमिट्स देखने को मिलेगी। और ये जो इंक्लाइन लाइन है वो क्या दिखाएगी, वो दिखाएगी वॉल्यूम का रिलेशन ऑन द ईच एंड एवरी लिमिट। इट मीन्स कि जैसे जैसे मतलब अपना वाटर कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम की जो लिमिट है वो भी बढ़ती जा रही है। आइए और सारी डेफिनेशंस मतलब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन बात करते हैं लिक्विड लिमिट की। लगभग कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें मतलब लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट या तो फिर इसके बेस पे जो भी मतलब टर्म्स है उसके ऊपर से मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ना मिला हो। तो लिक्विड लिमिट होती क्या है, तो कि इट इज़ द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सोइल इज स्टिल इन द लिक्विड स्टेट बट हैज़ अ शियरिंग स्ट्रेंथ अगेन द फ्लोइंग। ओके, सो बेसिकली मतलब मिलता कैसे है, तो कि वाटर कंटेंट हम लोग पता लगाते हैं, एक इक्विपमेंट आता है जिसके अंदर हम लोग एक ग्रूव बनाते हैं, फिर उसको रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद 25 लो के अंदर मतलब जो अपने को देखने को मिलता है ग्रूव अगर ज्वाइन हो जाता है तो उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। वहाँ तक की कौन सा इक्विपमेंट रहता है, तो कि इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कैसाग्रेड्स अपर्चर्स। ओके, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो कि लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए कैसाग्रेड्स अपर्चर्स का इस्तेमाल होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, इट इज़ यूज्ड इसके लिए, तो कि टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट। अब इसी के बेसिस पे मतलब एक और चीज़ हम लोग पता लगा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द फ्लो कर्व। फ्लो कर्व क्या होता है, तो कि इट इज़ नोन एज द IF। IF इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कि W1 माइनस W2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई लॉग बेस के अंदर आ जाएगा 10 एंड दिस इज N2 डिवाइड बाई N1। N2 N1 आर द ब्लोज, वो क्या हो जाते हैं, ब्लोज हो जाते हैं। और इसी के बेसिस पे मतलब हम लोग IF को क्या बोलते हैं, IF इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्लो इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं, फ्लो इंडेक्स भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है बराबर। अब ये होता क्या है, तो कि बेसिकली आप जैसे मतलब इसके अंदर मतलब ब्लोज वगैरह देते हो वैसे वैसे मतलब 25 ब्लोज के ऊपर आपको एक लिमिट मिलती है, दैट इज़ नोन एज द लिक्विड लिमिट। और उसी का मतलब जो स्लोप होता है वो जो कर्व बनाता है उसको बोलते हैं फ्लो कर्व। अब फ्लो कर्व होता क्या है, तो कि फ्लो कर्व गिव्स एन आइडिया ऑफ द शियर स्ट्रेंथ वेरिएशन विद द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब जो भी सॉइल रहती है विच पासिस थ्रू 424 माइक्रोन ISU फॉर द टेस्ट, और उसके बाद उसको मतलब एक कप रहता है उसके ऊपर मतलब ड्रॉप किया जाता है हार्ड बेस के साथ, एंड उसके बाद उसके ऊपर शियर स्ट्रेंथ लगभग 2.7 के आसपास मतलब देखने को वहाँ पर मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पूछेंगे, आपको ये इक्वेशन मतलब पूछ सकते हैं। इफ़ सपोज द एग्जामिनेशन इज़ क्वाइट गुड तो आपको ये इक्वेशन मतलब पूछा जा सकता है। बाकी क्या होता है एक मतलब याद रखना है, ISU कौन सी यूज़ करते हैं, तो कि ISU 424 माइक्रोन वाली यूज़ करते हैं। ओके, तो कि ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी कोई याद नहीं रखोगे तो चलेगा। फिर सेकंड वाली मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ नोन एज द प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट टेस्ट मतलब आपको करवाया गया होगा परफॉर्म, आप लोगों ने मतलब कुछ थ्रेड्स वगैरह बनाए होंगे
तो उसके बारे में एक बार मतलब ज़रूर मतलब पढ़ लीजिएगा क्या होता है। तो कि मतलब मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल कैन बी रोल्ड इनटू अ थ्रेड्स ऑफ द 3 mm के मतलब जो थ्रेड्स रहते हैं उसके अंदर मतलब जब भी क्रम्बल होना शुरू हो जाए तो वो जो लिमिट रहती है वाटर की उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, बराबर। इसको थ्रेशोल्ड टेस्ट भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखना। काफ़ी सारी मतलब बुक्स के अंदर थ्रेशोल्ड टेस्ट भी थ्रेड टेस्ट भी मतलब कहा गया है। चलिए इसके बाद वाले लिमिट टेस्ट करते हैं। सो दैट इज़ नोन एज द प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या होती है? तो कि प्लास्टिक लिमिट के अंदर आप लोगों ने एक टेस्ट किया होगा जिसको बोलते हैं क्या, तो कि थ्रेड टेस्ट कहते हैं, बराबर। थ्रेड टेस्ट में क्या कहते हैं? तो कि हम लोग सॉइल लेते हैं, उसके मतलब 3 mm के मतलब क्या करते हैं 3 mm के थ्रेड्स बनाते हैं और थ्रेड जब टूटने लगे तो वो जो वाटर लिमिट रहती है उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। बहुत ही ईजी टेस्ट रहती है और लगभग सब लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग के अंदर कभी ना कभी परफॉर्म करने का मौका मिला ही होगा। उसके बाद आते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो कि मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर विच द फर्दर लॉस ऑफ द मॉइस्चर डज नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन द वॉल्यूम, दैट इज़ नोन एज द श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है? तो कि श्रिंकेज लिमिट पे आप मतलब उसके बाद कितना भी मतलब पानी अपनी सोल के अंदर से कम करो, आपका जो मतलब वॉल्यूम रहता है वो वॉल्यूम मतलब कम नहीं होगा। सो वो जो लिमिट आ जाती है उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट एंड इट इज़ द लोवेस्ट वाटर कंटेंट एट विच द सोइल स्टिल बी द कम्प्लीटली सेचुरेटेड। ओके, सो ये क्या होता है? तो कि लोवेस्ट वाटर कंटेंट होता है जहाँ पर क्या मिलता है, लोवेस्ट वाटर कंटेंट एट विच सोइल क्या रहती है, SR की वैल्यू आपकी नियर बाई 1 आपको देखने को मिलती है। ओके, तो श्रिंकेज लिमिट के मतलब वजह से क्या होता है? तो कि श्रिंकेज होने के चांसेस मतलब रहते हैं सॉइल के अंदर, बराबर। अब इसके अलावा तो आपको इसमें से और कुछ पूछने के चांसेस काफ़ी कम है। एक टफनेस इंडेक्स वगैरह पूछते हैं तो जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मेक अ हेडिंग, एक हेडिंग बना देते हैं अंडर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट, जो आपको मतलब पूछा जाता है इम्पोर्टेंट इंडाइसिस। हो गए, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसमें सबसे पहला ही मतलब इंडेक्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला वाला ही मतलब बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द लेट्स से फर्स्ट वन। ओके, तो सबसे पहला मतलब बात करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को दिखाते कैसे है? तो कि IP के फॉर्म में दिखाते हैं। अब ये होता क्या है? तो कि IP इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? तो कि लिक्विड लिमिट माइनस के अंदर क्या आ जाएगा? प्लास्टिक लिमिट। सो बेसिकली लिक्विड लिमिट में से अगर आप प्लास्टिक लिमिट को डिडक्ट करते हो तो आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स मिलता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? तो कि IP की वैल्यू और वो जो प्लास्टिसिटी दिखाती है उसकी वैल्यू याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो ये टेबल याद रखना आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले बात करते हैं, सपोज IP की वैल्यू कितनी मिलती है? 0, तो क्या है? तो कि मतलब उन्हें को मिलेगा नॉन प्लास्टिक। ओके, सेकंड बात करते हैं, अगर IP की वैल्यू कितनी है? तो कि लेस देन 7 है तो क्या मिलेगा? तो कि लेस देन 7 है तो अपने को मिलेगा लो प्लास्टिक। फिर अगर वैल्यू अपनी बढ़ के मतलब 7 से लेकर 17 के बीच में अगर आती है तो क्या मिलेगा? तो अपने को मिलेगा मीडियम प्लास्टिक। फिर यही वैल्यू अगर ग्रेटर देन 17 है, ग्रेटर देन 17 वैल्यू आती है तो क्या आएगा? तो कि हाईली प्लास्टिक, बराबर। तो ये आपको ये टेबल याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू द इंडाइसिस। ओके, इंडेक्स भी याद रखना है, टेबल भी याद रखना है। दूसरी वाले इंडेक्स यहाँ पर जगह है तो वहाँ पर ही बाजू में लिख देते हैं। सो लेट्स चेंज द कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स से कि दिस इज अवर सेकंड इंडेक्स छोटी सी है, दैट इज नोन एज द श्रिंकेज इंडेक्स, बराबर। श्रिंकेज इंडेक्स मतलब क्या आती है? तो कि श्रिंकेज इंडेक्स इज नोन एज द IS के बारे में काफ़ी कम पूछा जाता है, बट आपको याद रखना है। अगर कभी कभी पूछ लेते हैं तो प्लास्टिक लिमिट माइनस क्या आ जाता है? प्लास्टिक लिमिट माइनस आ जाता है श्रिंकेज लिमिट।
ये कभी कभार मतलब पूछा जा सकता है, बाकी लगभग कोई एग्जामिनेशन में अभी तक मैंने नहीं देखा है। सो दैट इज़ द WP माइनस WS, ओके, वेयर WP रिप्रेजेंट द प्लास्टिक लिमिट, WS रिप्रेजेंट द श्रिंकेज लिमिट। फिर जो इंडेक्स हम लोग पढ़ेंगे ये काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और काफ़ी सारी एग्जामिनेशन के पेपर में आपने देखी भी होगी। गेट ले लो या तो फिर मतलब स्टेट PSU ले लो या तो फिर आप GPSC ले सकते हो, GWSS भी ले सकते हो, UPSC के एग्जामिनेशंस भी आप देख सकते हो। तो उसके अंदर भी मतलब ये सारी इंडेक्सेस के बारे में पूछा जाता है। दैट इज़ नोन एज द टफनेस इंडेक्स IT। IT क्या होता है? तो कि IT इज़ द रेशियो होता है किसका? तो कि IP डिवाइड बाई IF, ओके। फ्लो इंडेक्स और आपका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, दोनों का जो रेशियो है दैट इज़ नोन एज द IP। अब इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा लार्जर रहेगी, ओके, इफ सपोज इट हैज़ द लार्जर वैल्यू देन द बेटर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल कैन बी गेट एट द प्लास्टिक लिमिट। चलिए आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट इंडेक्स विल बी लिक्विड लिमिट, ओके। सो लिक्विडिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन द लिक्विड लिमिट। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होती है? तो कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द वाटर कंटेंट माइनस द वाटर कंटेंट एट द प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, बराबर। फिर एक आती है कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी मतलब कहा जाता है। सो लेट्स से दैट इज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है? तो कि बेसिकली दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ IC इज इक्वल टू WL माइनस W डिवाइड बाई क्या हो जाता है? तो कि IP। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। IC के बेस पे आपको क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है रेंजेस के बारे में। सो बेसिकली IC क्या होता है? तो कि इफ सपोज IC इज इक्वल टू 1, यहाँ पर इफ लिख देते होगा। सो IC इज इक्वल टू 1 हो तो क्या हो जाता है? तो कि सोइल इज एट, याद करो जल्दी से, इट्स प्लास्टिक लिमिट, बराबर। सेकंड बात करते हैं, इफ सपोज IC की वैल्यू क्या है? तो कि 0, ओके। तो ये इफ को कंटिन्यू रखते हैं। तो IC की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या मतलब क्या बोला जाता है? तो कि तो कहते हैं मतलब सोइल इज एट लिक्विड लिमिट, बराबर। सिमिलरली अगर IC की वैल्यू क्या है? तो कि ग्रेटर देन 1 आती है, तो क्या कहा जाता है? तो कि सोइल इज एट, मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, सोइल इज एट कहाँ पर है? तो कि सेमी सॉलिड। और यही अगर IC की वैल्यू क्या है? इफ सपोज दिस IC वैल्यू इज नेगेटिव, अगर ये मतलब नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो क्या आता है? तो कि इट इंडिकेट्स that the water content is greater than the liquid limit, hence the soil will be behave like liquid, okay, behave like liquid. So let's move ahead, आगे बढ़ते हैं। So basically what I can say, if suppose we sum this out the IC with the help of IL, then it will be always 1, या तो फिर ये क्या हो जाएगा? 100% आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें आप मतलब कंफ्यूज होते हो, दैट इज़ नोन एज द एक्टिविटी ऑफ द सोइल। एक्टिविटी के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको वैल्यूज़ दी जाती है कि अगर ये वैल्यू है एक्टिविटी की इस रेंज में तो सोइल कैसी है, एक्टिव है, नॉर्मल है, इनएक्टिव है, ऐसा आपको पूछा जाता है। एक्टिविटी होती क्या है? तो कि दैट इज़ द रेशियो, जो रहती है रेशियो रहता है, रेशियो या तो परसेंटेज रेशियो ऑफ द IP टू द व्हाट आई कैन से C, ओके। तो बेसिकली होता क्या है? तो कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ द क्ले फ्रैक्शन। सो लेट्स मूव हेड एंड आगे बात करते हैं। लेट्स से दैट इज़ द एक्टिविटी ऑफ द सोइल। इसके बारे में आपको काफ़ी सारी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है एंड दिस विल बी डायरेक्टली हेल्प यू
और काफ़ी बार आप मतलब कंफ्यूज भी होते हो इसके अंदर। तो एक्टिविटी क्या होती है, तो कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ द क्ले फ्रिक्शंस। दिखाते कैसे है, तो कि ए से दिखाते हैं, और अगर न्यूमेरिक फॉर्म में देखें तो IP डिवाइड बाई C के फॉर्म में दिखाते हैं। ओके, अब ये होता क्या है, तो कि बेसिकली इफ़ सपोज इसकी एक रेंज है जो आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में काफ़ी बार डायरेक्टली पूछी जाती है। इफ़ सपोज एक्टिविटी A इज़ लेस देन 0.75, ए की वैल्यू 0.75 से कम हो तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इनएक्टिव। ओके, ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इफ़ सपोज एक्टिविटी A इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.75 से लेके 1.25 के बीच में, देन इट इज़ नॉन एज द नॉर्मल सोइल। इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल सोइल कहा जाता है। फिर A की वैल्यू अगर आपको ग्रेटर देन 1.25 मिले तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्टिव सोइल। यहाँ पर एक और चीज़ मतलब याद रखनी है कि अगर मतलब A की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो तो मोंट मोर्लोनाइट नाम का एक हम लोगों ने मिनरल पढ़ा था, वो अवेलेबल होगा, एंड सोइल हैविंग द हाई एक्टिविटी। एंड अगर आपको ऐसा उल्टा भी पूछा जाए कि अगर मतलब A की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तो क्या हो सकता है, तो कि मतलब इसका उल्टा और दोनों चीज़ें हो सकती होंगे। तो क्या होगा, तो कि यहाँ पर आपको मोरिलो नाइट, मैंने कुछ ऐसा स्पेलिंग मतलब याद रखा है, तो कुछ इस हिसाब से मतलब आप याद रख सकते हो। तो ये मिनरल अवेलेबल होगा, ऐसा आप मतलब बोल सकते हो, और सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव सोइल होगी। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ रिलेशंस के बारे में बात करते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है। तो कि मान लो कि इफ़ सपोज द पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज अगर क्या करते हैं, पार्टिकल साइज अगर कम होती है दैट इज़ द डिक्रीजेस, तो इसका रिजल्ट अपने को देखने को क्या मिलेगा, इन द रिजल्ट व्हाट वी कैन गेट लिक्विड लिमिट दैट इज़ WL, देन प्लास्टिक लिमिट दैट इज़ WP, एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स दैट इज़ IP। ये सारी वैल्यू कैसी होगी, ये सारी वैल्यू अपनी बढ़ेगी, बराबर इंक्रीज होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इफ़ द सिल्ट इज़ एडेड टू द क्ले, अगर आप सिल्ट को ऐड करते हो क्ले के अंदर तो आपकी लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट दोनों चीज़ें कैसी होगी, डाउनवर्ड जाएगी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब सिल्ट क्या करेंगे, तो कि सिल्ट करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कहाँ पर, तो कि मतलब क्ले के अंदर, बराबर। तो क्या होगा, तो आपकी मतलब जो लिक्विड लिमिट है दैट इज़ WL एंड प्लास्टिक लिमिट है दैट इज़ WP, ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ दोनों मतलब क्या हो जाएगी, दोनों चीज़ें मतलब डिक्रीज के फॉर्म में जाएगी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑल्सो मतलब इसके साथ डिक्रीज होगी, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। IP की वैल्यू भी क्या होगी, डाउनवर्ड के अंदर जाएगी। कंसिस्टेंसी की अगर बात की जाए तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर बाय सोइल अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, एंड वेरीज कैसे करेगी, तो कि वाटर कंटेंट के साथ वेरी करेगी। और बस मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ से यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा लगभग मतलब कहीं पर नहीं पूछा जाएगा। फिर कुछ मतलब चीज़ें हैं जो आपको मतलब MCQ के फॉर्म में काफ़ी बार मतलब एग्जामिनेशन में पूछी गई है कि लेट्स से कि मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स कैसे मतलब पता लगा सकते हैं, तो कि आल्बर्ट्स एटरबर्ग्स मतलब जो हम लोग लिमिट यूज़ करते हैं। फिर लिक्विड लिमिट के बारे में पूछा जाता है, कासाग्रेन इक्वेटर यूज़ करते हैं। फिर कंसोलिडेशन के बारे में पूछा जाता है कि टेज़ागेस थियरी मतलब यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मतलब याद रखनी है। हाइड्रोमीटर एनालिसिस कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, अगर ऐसा कहीं पर पूछा जाए तो यू नीड टू यूज़ द स्टोक्स लॉ। ये चीज़ यहाँ पर मतलब लिख देते हैं जो डिस्कस करनी रह गई है। अगर आपको मतलब ऐसा पूछा जाए कि हाइड्रोमीटर करके मतलब एक डिवाइस आता है जो पार्टिकल साइज एनालिसिस करने में यूज़ होता है। तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस कैसे काम करता है, तो कि बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी और ज़्यादा अगर आपको MCQ चाहिए या तो MCQ डिस्कस करने हैं तो MCQ सीरीज़ मतलब पूरी की पूरी ऑन दी जियोटेक सब्जेक्ट वाइज मतलब आपको मिलेगी, जो विल बी रिलीज सून। ओके, तो वो मतलब आप देख सकते हो। तब तक के लिए आप स्टे कनेक्टेड रहो टू द चैनल।
देन आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे थोड़ा सा मतलब एडवांस के अंदर जाते हैं, सोइल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सोइल क्लासिफिकेशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, बराबर। सो दिस माइट बी द ओवरव्यू ऑफ द क्लासिफिकेशन। पूरा का पूरा अगर क्लासिफिकेशन देखें तो पूरी की पूरी बुक भी इसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं या तो पूरी की पूरी बुक भी इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं ऊपर से चीज़ें आपको बताऊंगा कि मतलब क्या क्या क्लासिफिकेशन है वगैरह वगैरह चीज़ें जो आपको याद रखनी है। इसके ऊपर से आपको डायरेक्टली मतलब एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ओके, सो बात करते हैं सोइल क्लासिफिकेशन की। तो कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपने क्लासिफिकेशन से, दैट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज़ IS क्लासिफिकेशन। तो IS क्लासिफिकेशन के बेस पे आप मतलब एक चार्ट याद रख सकते हो या तो एक टेबल याद रख सकते हो जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। सो लेट्स सी द टेबल। सो बेसिकली सबसे पहले मतलब आप अपनी जो भी मतलब बुक या तो जहाँ पर आप लिख रहे हो, लेट्स प्रिपेयर अ लाइन, एक लाइन बना दो, हॉरिजॉन्टल लाइन टू योर पेज, पेज के बीच में एक लाइन बना दो एंड ऑन द अबव एंड बिलो वी आर गोइंग टू राइट डाउन द थिंग्स। ओके, तो इसको मतलब डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। सो लेट्स से कि फर्स्ट कैटेगरी, सबसे पहली कैटेगरी क्या आती है, तो कि सबसे पहली कैटेगरी आती है क्ले। ओके, सेकंड कैटेगरी क्या आ जाएगी, सेकंड कैटेगरी आ जाएगी सिल्ट। थर्ड कैटेगरी क्या आ जाएगी, थर्ड कैटेगरी आ जाएगी अपनी सैंड। अब सैंड मतलब हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर लेते हैं, एक लेते हैं फाइन सैंड, दूसरी वाली लेते हैं मीडियम सैंड एंड थर्ड वाली लेते हैं कोर्स सैंड। ये तीनों की तीनों किसके अंदर आ जाएगी, ये तीनों की तीनों चीज़ें मतलब आ जाएगी आगे बढ़ के, मतलब तीनों की तीनों चीज़ें किस में है, तो कि तीनों की तीनों चीज़ें सैंड के अंदर है। फिर सैंड के बाद मतलब देखने को अपने को क्या मिलता है, सैंड के बाद मतलब देखने को अपने को मिलता है ग्रेवल, ग्रेवल के बाद देखने को मिलता है कोबल, कोबल के बाद देखने को मिलता है बोल्डर्स। अब पार्टिकल साइज देख लेते हैं कि अलग अलग चीज़ों के पार्टिकल साइज क्या मिलते हैं। तो कि इफ सपोज इट इज़ द क्ले देन द पार्टिकल साइज इज़ द 2 माइक्रोन। फिर अगर सिल्ट की बात करें तो मतलब अप टू 75 माइक्रोन। फाइन सैंड की अगर बात करें तो फाइन सैंड अपने को देखने को मिलेगी 0.425, दिस इज़ 425 mm। फिर मीडियम सैंड की अगर बात करें तो मीडियम सैंड यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी अप टू दी लेट्स से मीडियम सैंड, तो मीडियम सैंड अपने को देखने को मिलेगी अप टू दी 2 mm। एंड कोर्स सैंड तो कि 4.75 mm, आप सबको पता होगा इसके बारे में। तो देन ग्रेवल की बात करें तो अप टू द 80 mm एंड कोबल की बात करें तो 300 mm और उसके ऊपर वाले सारे के सारे बोल्डर्स के अंदर जाएंगे। अगर माइक्रोन को कन्वर्ट कर दिया जाए mm के अंदर, इफ सपोज वी वांट टू कन्वर्ट इट इन द mm देन दैट विल बी 0.02 mm एंड ये वाला मतलब कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0.075 mm। तो ये मतलब पूरा का पूरा आपको याद रखना है। यहाँ पर याद क्या रख सकते हो, तो कि 1 mm इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रॉन्स हो जाता है। तो एक ये रिलेशन आप याद रख सकते हो या तो अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। सो एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड हम लोग सोइल को मतलब कुछ इस हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। बेस्ड ऑन कौन से बेस्ड पे क्लासीफाई किया, सो वी हैव क्लासीफाई बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, या तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो ग्रेन साइज। तो इसी के बेस पे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो कि वन मोर क्लासिफिकेशन इज़ देयर, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट टू अस बट अपने को पता होना चाहिए, दैट इज़ नोन एज द अमेरिकन क्लासिफिकेशन। तो अमेरिकन क्लासिफिकेशन किसके भी अंडर आता है, तो कि दैट इज़ कवर अप अंडर द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ओके, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म इज AASHTO। तो इसके अंदर भी मतलब एक क्लासिफिकेशन अपने को देखने को मिलता है। जो भी मतलब अपना पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है
वो मतलब क्लासीफाई करता है इसके अंदर सॉइल्स को। सो बेसिकली इट इज़ क्लासीफाई द सॉइल अंडर द कैटेगरीज लाइक A1, A2, A3 अप टू कहाँ तक करेगा तो कि A7 तक। अब ये क्या दिखाएगा तो कि मतलब जैसे जैसे मतलब सोइल का मतलब जो ग्रुप नंबर है वो मतलब छोटा रहेगा। इफ सपोज इट इज़ द स्मॉलर इन द सेंस ऑफ कि A1 है तो ऐसा मतलब जैसा स्मॉलर रहेगा वैसे क्या रहेगी, वैसे सोइल रहेगी कैसे, बेटर। इट मीन्स कि जो A7 है, A7 कैन बी रिप्रेजेंटेड, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है तो कि ब्लैक कॉटन सोइल। तो अगर ब्लैक कॉटन सोइल है तो उसका इंजीनियरिंग यूज़ काफ़ी लिमिटेड है, सो दैट्स वाई कवर अप अंडर द A7। तो इसे भी आप मतलब याद रख सकते हो। ग्रुप इंडेक्स ऑल्सो मतलब अपने को इंडिकेट करते हैं क्वालिटी ऑफ द सॉइल विच इज ऑन ग्रुप। ओके, तो ये भी मतलब आप याद रख सकते हो। फिर मतलब एक चीज़ आती है ग्रुप इंडेक्स। तो ग्रुप इंडेक्स किसके बेसिस पे डिवाइड हो जाती है तो कि ग्रुप इंडेक्स 3 चीज़ों के बेसिस पे हम लोग मतलब डिवाइड करते हैं। जो मतलब GI के बेस पे मतलब हम लोग दिखाते हैं ग्रुप इंडेक्स, और वो किसके ऊपर डिपेंड्स करती है तो कि परसेंटेज ऑफ द सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन। माइक्रोन में ऐसे लिख रहा हूँ, चलो पूरा ही लिख देते हैं, माइक्रोन ISCU बराबर। सेकंडली मतलब क्या होते हैं, सेकंडली होती है लिक्विड लिमिट, और थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थर्ड डिपेंड करेगा प्लास्टिक लिमिट के ऊपर। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर मतलब डिपेंड करेगा अपना GI। ओके, अब GI की वैल्यू की रेंज क्या रहती है तो कि इट रेंजेस बिटवीन, क्या रेंज रहेगी तो कि इस रेंजेस बिटवीन मतलब रहेगी 0 से लेके 20 के बीच में बराबर। इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 20 के बीच में। अब ये GI की वैल्यू क्या है, इफ सपोज GI की वैल्यू 0 है देन इट इज़ द बेस्ट सोइल, और अगर इसकी वैल्यू मतलब GI की वैल्यू क्या है तो कि GI की वैल्यू 20 है, इट मीन्स कि इट इज़ द पुअर सोइल। किसके लिए पुअर है, फॉर द पेवमेंट, पेवमेंट इन द सेंस ऑफ कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो GI की वैल्यू जितनी मतलब छोटी है उतना बेटर है, GI की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतना बेटर नहीं है, या तो पुअर है, ऐसा आप मतलब बोल सकते हो। एक और चीज़ आपको मतलब पूछी जा सकती है, या तो आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब क्या होता है तो कि एक सोइल आती है दैट इज़ नोन एज द कोर्स ग्रेन सोइल। कोर्स ग्रेन सोइल मतलब क्या होती है तो कि आप अगर सीव एनालिसिस करते हो और 75 माइक्रोन की जो आपकी सीव रहती है उसके ऊपर मतलब 75 माइक्रोन की सीव से मतलब आपको मोर देन 50% अगर रेसिड्यू मिलता है तो मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग कोर्स ग्रेन सोइल बोलेंगे। वही सेम अगर फाइन ग्रेन सोइल चाहिए तो फाइन ग्रेन सोइल मतलब क्या होती है तो कि बेसिकली जो अपने पास है 75 माइक्रॉन्स की ISCU, ऑब्वियस की बात है। ओके, मैं ऊपर लिखना भूल गया, दैट इज द ISCU। तो ISCU के अंदर अगर आपको लेस देन मतलब आपका जो टोटल वेट था उसका 15% मिलता है तो दैट इज नोन एज द फाइन ग्रेन सोइल। इसके बाद मतलब आता है एक लिक्विड लिमिट के बेस पे मतलब क्लासिफिकेशन आता है, आपको याद रखना है लिक्विड लिमिट, इसको लिखेंगे LL या तो फिर इसको हम लोग लिखते हैं WL। ओके, तो लिक्विड लिमिट के बेस पे आपको ये याद रखना है कि अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या है, WL की वैल्यू है लेस देन 35%, 35% से कम है तो मतलब क्या है तो कि दैट इज़ द लो कंप्रेसिबल। जो सोइल रहेगी वो कैसी रहेगी, लो कंप्रेसिबल रहेगी। इफ़ सपोज द वैल्यू इज़ बिटवीन द 35% से लेके WL की वैल्यू अपने को मिलती है 50% के बीच में, तो इसको क्या करेंगे, दैट इज़ द इंटरमीडिएट आप बोल सकते हो। तो दैट इज़ नोन एज द इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। और यही वैल्यू अगर आपकी WL की वैल्यू क्या है, WL की वैल्यू ग्रेटर देन 50% आ जाती है, सो दिस इज़ नोन एज द हाईली कंप्रेसिबल। तो ये चीज़ भी मतलब आपको याद रखनी है। आपको कंक्लूजन के बेस पे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि सोइल मतलब कैसी है, फाइंड आउट द लिक्विड लिमिट एंड बेस्ड ऑन दैट यू मस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि विच टाइप ऑफ सोइल इज़ देयर। ओके, फिर एक मतलब A लाइन हम लोग बनाते हैं, आप लोगों ने मतलब सुना होगा A लाइन के बारे में। तो पूरा का पूरा प्लॉटिंग आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद क्या रखना है
एक इक्वेशन याद रखना है ए लाइन बनाने के लिए, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो दैट इज नोन एज द आईपी। आईपी इज इक्वल टू 0.73, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, WL दैट इज आवर लिक्विड लिमिट, माइनस क्या आ जाएगा 20। अब ये है क्या, या तो क्या क्यों अपने लिए इम्पोर्टेंट है, तो कि ये मतलब कुछ रिजल्ट्स देता है जिसके ऊपर से अपने को एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलो कौन से टाइप के मतलब रिजल्ट्स मिलेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो कि अगर मान लो कि इनऑर्गेनिक अगर क्ले है, ओके, इनऑर्गेनिक अगर क्ले है तो वो क्या होगी, वो मतलब प्लॉट कहाँ पर होगी, वो प्लॉट होगी प्लॉटेड बिलो ए लाइन। इफ सपोज मान लो कि मतलब इनऑर्गेनिक अगर अपने पास सील्स अवेलेबल है, ओके, तो इफ सपोज इट इज इनऑर्गेनिक सील्स देन इट इज प्लॉटेड, अब इट इज प्लॉटेड, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया दोनों के बीच में, सो दिस विल बी एट द प्लॉटेड अबोव and this will be plotted below. So I'm sorry, here it is some correction, so please correct it out. So this will be above, okay. तो ए लाइन के मतलब ऊपर का अबोव कब रहेगा, जब मतलब क्ले है तो क्ले इज अबोव द ए लाइन एंड सिल्ट इज बिलो द ए लाइन। फिर बात करते हैं मोस्ट फेवरेट, एग्जामिनेशन के अंदर आपको पूछी जाती सकती है क्या, तो कि ब्लैक कॉटन सॉइल। भले इसका इंजीनियरिंग यूज़ मतलब काफ़ी लिमिटेड हो, लेकिन एग्ज़ाम पूछने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ में हो गए। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है दैट इज़ द लाई अलोंग द बैंड पार्टली अबो एंड द बिलो ऑफ द ए लाइन। मतलब ये मतलब पार्टली कहाँ रहेगा, पार्टली अबो एंड पार्टली कहाँ पर रहेगा, पार्टली बिलो। किससे, तो कि ए लाइन से, बराबर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसका मतलब ग्राफ भी आता है जो मतलब हम लोग बना सकते हैं ग्राफ, बट वो उतना ज़्यादा कभी कहीं पर पूछा नहीं गया है, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स मूव अहेड, जो मतलब एग्जामिनेशन में अपने को पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। तो हम लोगों ने जस्ट ऊपर एक चीज़ डिस्कस की थी ग्रावेल्स के बारे में, तो वही चीज़ वापस मतलब डिस्कस करते हैं एक और बार अच्छे तरीके से, जो एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली कुछ इस हिसाब से पूछा जाता है। तो कि अगर वेल ग्रेडेड ग्रावल है, इफ सपोज इट इज़ द वेल ग्रेडेड ग्रावल, तो वेल ग्रेडेड ग्रावल को दिखाते कैसे, तो कि दैट इज़ द GW के फॉर्म पे वेल ग्रेडेड ग्रावल दिखाते हैं। तो वेल ग्रेडेड है ऐसा कब बोल सकते हैं, तो कि जब मतलब इसका जो फाइन्स है, फाइनर पार्टिकल की वैल्यू लेस देन क्या है, लेस देन 5% है। आपका जो CU है, कर्वेचर ऑफ यूनिफॉर्मिटी, उसकी वैल्यू क्या है, तो कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। और यहाँ पर जो आपकी CC की वैल्यू है, और CC की वैल्यू कहाँ पर होनी चाहिए, तो कि अप टू 1 से लेके 3 के बीच में। अगर ऐसा कुछ आपके पास अवेलेबल है, इफ सपोज योर रिजल्ट ऑफ द सॉइल एनालिसिस इज लाइक दिस, देन वी कैन से दैट कि इट इज़ द वेल ग्रेडेड ग्रावल। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पुअरली ग्रेडेड कब कहा जाता है, पुअरली ग्रेडेड ग्रावल। तो पुअरली ग्रेडेड ग्रावल कब कहा जाता है, सो दैट इज़ नोन एज द GP कहा जाता है पुअरली ग्रेडेड के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, तो कि वैन आपका जो भी मतलब फाइन्स की वैल्यू है, योर फाइन्स लेस देन 5% एंड बाकी के जो क्राइटेरिया है, जो आपका CU की वैल्यू है एंड CC की वैल्यू है, वो ये लिमिट से बाहर मतलब आ रही है, तो उसको बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड। फिर आपको एक और चीज़ मतलब पूछी जाती है, दैट इज़ नोन एज द सिल्टी ग्रेडेड, या तो सिल्टी ग्रावल। उसको दिखाया किससे जाता है, तो कि GM से दिखाया जाएगा। अब कब कहा जाएगा, जब आपकी फाइन्स की वैल्यू कैसी है, फाइन्स की वैल्यू ग्रेटर देन 12%, ओके। और यही आपकी जो एटरबर्ग्स लिमिट जो आती है, दैट इज़ द बिलो ए लाइन। इट मीन्स कि आपकी जो IP की वैल्यू कैसी है, IP की वैल्यू लेस देन अगर 4 आती है, तो उसको मतलब कहा जाता है सिल्टी ग्रावल। यही सेम चीज़ आपको एक और पूछी जाती है, दैट इज़ नोन एज द क्लेई ग्रावल।
क्ले ग्रावल किसे कहा जाता है, दैट इज़ द जीसी के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। कब कहा जाता है, तो कि जब अपने मतलब फाइन्स की वैल्यू है, फाइन्स की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 12% है, बराबर। और जो अपने मतलब आईपी की वैल्यू है, आईपी की वैल्यू कैसी है, आईपी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 7 है, तो उसको बोला जाता है क्लेई ग्रावल। अब इसी के बेसिस पे बाकी के क्लासिफिकेशन भी रहते हैं, बट उतने ज़्यादा एग्जामिनेशन में आते नहीं है, तो हम लोग उसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट में से आपको यहाँ तक मतलब पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वी आर गोइंग टू मच मोर डीप इन दैट, सो दैट इज़ नोन एज द परमिएबिलिटी। इसके बारे में आपको सारी की सारी एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन मतलब देखने को मिलता ही है कि परमिएबिलिटी के बेस पे या तो आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, या तो आपको कुछ और चीज़ पूछी जाती है, तो इसके बेस पे हम लोगों को एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। सबसे पहले तो परमिएबिलिटी मतलब होती क्या है, सबसे पहला तो मतलब यही क्वेश्चन होगा कि होता क्या है, तो कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच अलाउज द पासेज ऑफ द फ्लूइड थ्रू इट, बराबर। मतलब कि जो भी मतलब अपने पास मिट्टी है, लेट्स से कि वी हैव वन सैंपल हियर, तो ये सैंपल मतलब मान लो कि ज़मीन के ऊपर कहीं पर मतलब है, तो इसके ऊपर से जो भी अगर पानी मतलब बहता है XYZ, मतलब बारिश का पानी हो या तो कोई भी मतलब पानी हो, उसमें से कुछ पानी क्या होगा, ज़मीन के अंदर मतलब उतरेगा, तो जो उतरने देने की प्रॉपर्टी है सोइल की ज़मीन के अंदर, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। दिस इज़ प्रॉपर्टी, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब प्रॉपर्टी होती है। डिपेंड करती है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, कौन कौन सी चीज़ है वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो परमिएबिलिटी ऑफ सोइल मतलब क्या होता है, या तो परमिएबल सोइल किसे कहते हैं, तो कि जब सोइल के मतलब कंटिन्यूसली वॉइड्स हो तो उसको बोलते हैं परमिएबल सोइल। अब हाईली परमिएबल मतलब क्या होता है, तो कि बेसिकली लेट्स से कि ग्रावल है, या तो फिर आपने मतलब सैंड देखी होगी, सैंड में पानी डालते हैं तो सीधा ही सैंड के अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं परमिएबल सोइल। अब यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि हाईली परमिएबल क्या है, तो कि हाईली परमिएबल क्या रहता है, तो कि बेसिकली व्हेन के इज़ ग्रेटर देन 10⁻⁻1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो उसको बोला जाता है हाईली परमिएबल। तो मतलब लो परमिएबल या तो इम्परमिएबल किसे कहा जाएगा, इम्परमिएबल विल बी गुड वर्ड फॉर दैट। तो इम्परमिएबल मतलब किसे कहा जाएगा, तो कि बेसिकली व्हेन के इज़ लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो उसको कहा जाएगा इम्परमिएबल। एग्जाम्पल पूछे जाए तो ऊपर वाले के एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, नीचे का एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो इसमें आप लिख सकते हो स्टीफ क्ले। अब यहाँ पर एंट्री आती है एक लॉ की, दैट इज़ नोन एज द डार्सिस लॉ। डार्सिस लॉ क्या दिखाता है, तो कि डार्सिस लॉ अपने को रिलेशन देता है टू फाइंड आउट द परमिएबिलिटी, या तो कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी एंड द डिस्चार्ज, उसके बीच का जो एक मतलब रिलेशन है, दैट इज़ डार्सिस लॉ के बेस पे हम लोग मतलब लिखते हैं। क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो कि बेसिकली V कैन बी रिप्रेजेंटेड, V इज इक्वल टू K इंटू आई के फॉर्म में रहता है, या तो फिर आप मतलब क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू K I एंड A। अब ये बेसिकली कहाँ से आया V इज इक्वल टू, तो आप सबको मतलब पता ही होगा कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय A होता है, तो ये सामने की ओर गया, तो Q इज इक्वल टू आपको क्या देखने को मिला, कि IA देखने को मिला। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, तो कि I क्या रहता है, तो कि I इज़ नोन एज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आप सबको पता होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में क्या होता है, तो कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज़ द रेशियो रहता है डेल्टा H डिवाइड बाई L का, ओके। सो दैट इज़ नोन एज द लॉस ऑफ द हेड पर सीपेज लेंथ, एंड A इज़ द परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया एज यूजुअल यू नो। इसी के बेसिस पे अपने को मतलब V दैट इज़ द V, या तो फिर आपको मतलब डिस्चार्ज मतलब अगर पता हो तो हम लोग K की वैल्यू पता लगा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। और वो किस में पता लगाएंगे, तो कि सेंटीमीटर पर सेकंड या तो मीटर पर सेकंड में अपने को देखने को मिलेगी। अगर हम लोग I की वैल्यू इफ सपोज वी अज्यूम I इज़ इक्वल टू 1, तो मतलब यूनिट एरिया अगर अवेलेबल है तो V इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। तो आपको K की वैल्यू डायरेक्टली मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो के बेस पे मतलब यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब देखने को मिलेगी।
अब कुछ वैल्यू है टाइप्स ऑफ सोइल के बेस पे, वो मैं आपको मतलब बता देता हूँ, जो आपको मतलब याद रखनी है। कभी मतलब एग्जामिनेशन में ऐसा तो नहीं पूछा गया है, बट इफ सपोज बहुत ज़्यादा लकी हो तो मतलब पूछा भी जा सकता है। तो लेट्स से कि दैट इज़ द ग्रावेल। अगर ग्रावेल है तो के की वैल्यू अपने को देखने को मिलती है 1। फिर अगर सैंड अवेलेबल है तो सैंड के लिए के की वैल्यू देखने को मिलेगी 10⁻²। फिर आगे बात करते हैं तो कि अगर सिल्ट अवेलेबल है तो सिल्ट अवेलेबल है तो 10⁻⁴। एंड क्ले अवेलेबल है तो क्ले के लिए मतलब आ जाएगी 10⁻�6। अब एक और चीज़ आपको पूछी जाती है कि डार्सीज लॉ कब मतलब वैलिड रहता है, तो कि मतलब वैलिडिटी ऑफ डार्सीज लॉ। अब ये डार्सीज लॉ वैलिड कब है, ऐसा भी आपको मतलब पूछा जा सकता है। तो बेसिकली डार्सीज लॉ वैलिड कब है, जब मतलब फ्लो कैसा हो, तो कि लैमिनार हो, लेमिनार फ्लो हो। फिर दूसरा क्या है, तो कि मतलब जो लेमिनार फ्लो रहता है वो कहाँ पर रहता है, तो कि क्ले सील्ड या तो फाइन सैंड है उसके अंदर मतलब रहता है। एंड जो भी मतलब लेमिनार फ्लो हो तो आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, तो कि दैट इज़ लेस देन 1। ओके, तो ये मतलब जब हो तो मतलब क्या होता है, डार्सीज फ्लो आपका मतलब डार्सीज जो अपना लो है वो मतलब वैलिड रहेगा। फिर सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, तो क्या आपको पता है, डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया ऑफ द वॉइड्स अगर करेंगे तो अपने को सीपेज वेलोसिटी मतलब देखने को मिलेगी। एंड सीपेज वेलोसिटी ऑलवेज जो एक्चुअल मतलब वेलोसिटी रहती है उससे मतलब ज़्यादा ही देखने को मिलती है। ओके, फिर कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन अगर आपको पूछा जाए तो उसमें भी आपको मतलब सिर्फ रिलेशन पूछेंगे कि जो परकोलेशन रहता है वो किसके साथ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहता है। सो दैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, या तो आप मतलब एरिया मतलब बोल सकते हो। फिर के को मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को, तो कि मतलब आपका जो पार्टिकल साइज़ है वो मतलब डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर मतलब करता है। तो वो सारी चीज़ें मतलब थियरी के बेस पे जो आप मतलब देख सकते हो। एक रिलेशन भी है कि मतलब आप यहाँ पर अगर रिलेशन देखना चाहो तो कि फैक्टर्स मतलब देख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग के बराबर। तो बेसिकली मैं मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो कि d10 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। के इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो के अंदर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। कि यहाँ पर आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो देन यू कैन नो दैट के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर मतलब आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ से तो और ज़्यादा कुछ मतलब पूछने के चांसेस काफ़ी कम हैं। सो लेट्स मूव हेड। चलो आगे बात करते हैं कि परमिएबिलिटी मतलब मेज़र कैसे करेंगे। सो मेज़रमेंट ऑफ परमिएबिलिटी दो चीज़ों से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो मतलब रहता है कांस्टेंट हेड, आप लोगों ने पढ़ा होगा या तो सुना होगा, कांस्टेंट हेड टेस्ट आता है, एक आता है फॉलिंग हेड टेस्ट या तो वेरिएबल हेड टेस्ट। कांस्टेंट हेड टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, तो कि बेसिकली हम लोग यूज़ क्या करते हैं कि जब भी मतलब ग्रेवल, सैंड या तो फिर ऐसा कोई भी मतलब सोइल अवेलेबल है विथ हैविंग द के वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁻1 सेंटीमीटर पर सेकंड, उस टाइम पे हम लोग मतलब कांस्टेंट हेड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर करते क्या है, तो कि एक हेड को कांस्टेंट रखते हैं, फिर मतलब वॉल खोल देते हैं। तो वॉल खोलने से जो भी मतलब डिक्रीज होता है उतना पानी हम लोग या तो उतना फ्लूइड हम लोग ऐड करते हैं टू मेंटेन दैट हेड, और उसी के बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं कि कितना मतलब वैल्यू ऑफ के क्या है, या तो फिर मतलब अपने को जो ग्रेडियंट चाहिए वो डिटरमाइन करते हैं। फिर दूसरा मतलब आता है दैट इज नोन एज द वेरिएबल हेड। वेरिएबल हेड टेस्ट के अंदर मतलब क्या आता है, तो कि मतलब जब भी मतलब अपने पास क्या हो, तो कि सिल्ट अवेलेबल हो या तो फिर मतलब ऐसी कोई सोइल अवेलेबल हो कि मान लो कि फाइन सैंड है
या तो फिर मतलब के की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, तो कि के की वैल्यू 10⁻⁻2 से लेके 10⁻⁻4 के बीच में अगर अवेलेबल हो सेंटीमीटर पर सेकंड, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। के कैलकुलेट कैसे करेंगे इस टेस्ट के अंदर, तो कि एक फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू क्या है, तो कि AL डिवाइड बाई कैपिटल A इंटू क्या आ जाएगा T, और इसके साथ लॉग मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा बेस E एंड H1 डिवाइड बाई H2। ओके, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, सो बेसिकली वेयर A इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड पाइप, L इज़ द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, स्मॉल ए क्या रहता है, तो कि अपना जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है सॉइल स्पेसिमेन का वो, टी क्या रहेगा, तो कि टाइम इंटरवल व्हेन हेड ड्रॉप फ्रॉम H1 टू H2। ओके, तो H1 इनिशियल हाइट रहेगी, H2 मतलब फाइनल हाइट रहेगी, जिसके बीच का जो टाइम रहेगा वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। फिर इसके अलावा कौन सी टेस्ट करते हैं, तो कि एक टेस्ट आती है दैट इज़ नोन एज द कैपिलरी परमीएबिलिटी टेस्ट। अब ये कब मतलब कर सकते हैं सोल के ऊपर, या तो कौन सी टाइप के सोल के ऊपर कर सकते हैं, तो कि बेसिकली इट इज़ सूटेबल व्हेन वी नीड टू फाइंड द के फॉर द पार्शियली या तो पार्शियली सेचुरेटेड या तो पार्टली सेचुरेटेड, जब भी सोइल अवेलेबल हो तब हम लोग मतलब करते हैं। ओके, कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी बोथ यहाँ से हम लोग फाउंड कर सकते हैं ये वाली टेस्ट से, तो मतलब यहाँ पर लिख नहीं रहा, ऑब्वियसली नेम सजेस्ट दैट थिंग। फिर बात करते हैं फील्ड टेस्ट की। फील्ड टेस्ट में मतलब क्या आता है, तो कि व्हेन द लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इज देयर देन वी आर यूजिंग द पंपिंग आउट टेस्ट। पंपिंग आउट टेस्ट कब करेंगे, तो कि जब अपने पास मतलब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो या तो मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो वहाँ पर करेंगे। ये क्या है, तो कि इट इज़ द एक्सपांसिव, मतलब कि इसमें मतलब जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट वी कैन यूज़ ऑन द लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। इसमें क्या करते हैं, तो कि बेसिकली एक बोर करते हैं और उसमें से पानी मतलब निकालते हैं और वापस मतलब दैट अमाउंट ऑफ वाटर जब तक जमा हो तो उसको नोट डाउन करते हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट, ये क्या है, तो कि मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है अमॉन्ग्स द ऑल। ओके, और काफ़ी सारा एरिया कवर अप करती है, इसीलिए मतलब थोड़ी सी महंगी भी रहती है। इसका एक और ऑप्शन है जिसको बोलते हैं पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग इन टेस्ट में मतलब क्या होता है, तो कि बेसिकली इट कैन बी यूज़ कब होती है, जब हम लोग मतलब रॉक्स या तो इंडिविजुअल स्ट्रेटम को मतलब जब भी आइडेंटिफाई करना चाहे तब मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब एग्जांपल क्या है, तो कि ओपन एंड टेस्ट मतलब एक एग्जांपल है इसका, और दूसरा मतलब आपने सुना होगा कि पैकर मतलब टेस्ट आती है, जनरली मतलब रॉक्स के लिए यूज़ होती है, तो वो भी इसका मतलब एक एग्जांपल है। सो दिस आर द एग्जांपल, ये एग्जांपल है। अब बात कर लेते हैं कुछ परमीएबिलिटी के क्वेश्चंस जो अपने को मतलब पूछे ही जाते हैं या तो मतलब पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स राइट डाउन हियर। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द परमीएबिलिटी, जो मेंस एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द परमीएबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटिफाइड, मतलब कि एक से ज़्यादा लेयर में जब भी अपने पास सोइल अवेलेबल हो तो वहाँ पर मतलब ऐसे डिपॉजिट्स के लिए अगर कोई कॉमन मतलब परमीएबिलिटी कांस्टेंट वगैरह ढूंढना हो तो वो हम लोग कैसे ढूंढे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब आपको मिलेगी। तो इसको दो हिस्सों में मतलब क्लासीफाई किया जाता है। एक हिस्सा क्या रहता है, तो कि मतलब जो फ्लो रहता है वो फ्लो कैसा रहता है, द फ्लो इज़ द पैरेलल। किसके पैरेलल रहेगा, तो कि टू द प्लेन्स ऑफ स्ट्रेटा। यहाँ पर स्ट्रेटा लिख रहा हूँ। ओके, तो उस हिसाब से मतलब क्या हो जाएगा, तो कि वी कैन गेट अ हॉरिजॉन्टल KH विल बी इक्वल टू K1 Z1 वेयर Z1 इज द डेप्थ ऑफ द फर्स्ट लेयर, K2 Z2 इज द respectively coefficient and the depth of the second layer, K3 Z3 up to the मतलब जितने भी लेयर हो वो सारे,
उसका समेशन डिवीज़न के अंदर क्या आ जाएगा, तो कि सारी की सारी डेप्थ। ओके, सिमिलरली दूसरा वाला इसका बी ऑप्शन क्या हो सकता है, तो कि बी ऑप्शन के अंदर मतलब वर्टिकल फ्लो रहेगा, तो कि क्या हो सकता है, तो कि फ्लो परपेंडिकुलर टू स्ट्रेटस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो कि बेसिकली टोटल लॉस ऑफ अगर हेड देखा जाए तो टोटल लॉस ऑफ हेड विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि सम आ जाएगा सारे के सारे, मतलब अपने जो लॉस ऑफ हेड है दैट इज़ द सम ऑफ ऑल लॉस ऑफ हेड एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ के वी। के वी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, तो कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस अप टू जहाँ पर मतलब अवेलेबल हो वहाँ तक, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, तो कि Z1 डिवाइड बाई K1 प्लस Z2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा K2 प्लस के अंदर आ जाएगा Z3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा K3 प्लस कहाँ तक आ जाएगा, जितने भी अपने पास लेयर है वहाँ तक। अब के एच की वैल्यू जो रहती है वो कैसे रहती है, के एच की वैल्यू एक चीज़ आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो कि के एच की वैल्यू क्या रहती है, के एच की वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ द के, मतलब के की वैल्यू से के एच की वैल्यू ऑलवेज मतलब क्या मिलती है, ज़्यादा ही मिलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बेस पे आपको एमसीक्यू भी पूछा जाते हैं, इसके बेस पे आपको मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इक्विवेलेंट के, वगैरह वगैरह चीज़ें इसके बेस पे पूछी जाती है। सो इन द पार्ट नंबर 2 यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड इफ सपोज यू हैविंग एनी डाउट, अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट यहाँ पर अवेलेबल है then please write down your doubt in the comment box so I can reply accordingly and I can able to solve that doubt. Thank you for the watching again. Please like the session if you like it.